गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शियर। इससे पहले हमने कॉलम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लिमिट स्टेट में एक होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आता है कंप्रेशन, शियर, फ्लेक्सुरल। सर्विसिबिलिटी में आता है ड्यूरेबिलिटी, डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन। तो हमने फ्लेक्सुरल में क्या आता है, बीम, स्लैब। ये आता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर। कंप्रेशन में क्या है, कॉलम। और अभी हम आज डिस्कस करेंगे शियर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन इज श्रिंकेज इन ए कंक्रीट स्लैब कॉजेज। ए है शियर क्रैक्स, बी है टेंशन क्रैक्स, सी है कंप्रेशन क्रैक्स, डी है डज नॉट कॉज एनी क्रैकिंग। तो जो कंक्रीट स्लैब है या फिर बीम है उसमें जब श्रिंकेज आते हैं, श्रिंकेज क्या होता है सबसे पहले हम ये देखते हैं। श्रिंकेज लॉस ऑफ मॉइस्चर या वाटर कंटेंट फ्रॉम कंक्रीट ड्यू टू दिस वॉल्यूम चेंज ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है या जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है उसका लॉस होना ही क्या होता है, श्रिंकेज होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कंक्रीट का जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है। तो स्लैब में या फिर बीम में श्रिंकेज होता है तो इसकी वजह से उस सेक्शन में टेंशन क्रैक्स जनरेट हो जाती है, टेंशन क्रैक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एज। ए है लॉन्गिट्यूडनल बार्स, बी है बेंट अप बार्स, सी है हेलिकल रेनफोर्समेंट, डी है 90 डिग्री बेंट एट एंड्स। तो इसमें देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल बार क्या होती है, बेंट अप बार्स क्या होती है। कोई भी बीम सेक्शन है, ये सपोर्ट है यहाँ पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटर पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है एंड सपोर्ट पर शियर फोर्स मैक्सिमम होता है। तो बीम में जो सपोर्ट है यहाँ पे क्या आती है, शियर क्रैक्स आती है। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस तरीके से बार प्रोवाइड करवाते हैं और इनको हम बोलते हैं बेंट अप बार। इन बार्स को बोलते हैं बेंट अप बार, जिनका जो इंक्लाइनेशन होता है यानी जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो सपोर्ट पे जो भी क्रैक्स जनरेट होती है वो शियर की वजह से जनरेट होती है और इनको प्रिवेंट करने के लिए हम बेंट अप बार यूज करते हैं जिनका इंक्लाइनेशन होता है हॉरिजॉन्टल के साथ वो होता है 45 डिग्री। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है उसकी वजह से जो क्रैक्स आती है वो इस तरीके से आती है जिनको बोलते हैं वर्टिकल क्रैक्स।
और ये बेंडिंग की वजह से आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल क्रैक्स। और इनको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्टिकल बार्स। ये हम जहाँ भी कोई भी बीम है, कोई भी आरसीसी सेक्शन है, तो वहाँ पे जब शियर जनरेट होता है तो शियर को प्रिवेंट करने के लिए, शियर की वजह से जो क्रैक्स आती है वो सपोर्ट पर आती है, और उनको प्रिवेंट करने के लिए हम बेंट अप बार्स को यूज़ करते हैं। और जो फ्लेक्सुरल क्रैक्स आती है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये होती है फ्लेक्सुरल क्रैक्स या बेंडिंग क्रैक्स, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हम वर्टिकल बार्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायगोनल टेंशन रेनफोर्समेंट है वो कहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो हम एज बेंट अप बार हम प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ जो क्रैक्स आती है इनको हम बोलते हैं डायगोनल टेंशन क्रैक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। जो 90 डिग्री बैंड हम एंड्स पे प्रोवाइड करवाते हैं उसका क्या रीज़न होता है, जैसे कोई भी रेनफोर्समेंट बार हम प्रोवाइड करवा रहे हैं इस तरीके से, इसको इस तरीके से बैंड हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, हुक प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये क्या है कि डेवलपमेंट लेंथ के लिए और एनकरेज लेंथ के लिए हम इसको प्रोवाइड करवाते हैं। जो हेलिकल रेनफोर्समेंट हम यूज़ करते हैं ये कॉलम में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ ए है वर्टिकल बार्स, बी है इंक्लाइंड बार्स, सी है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड इंक्लाइंड बार्स, डी है एनी वन ऑफ दीज। तो जो शियर रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं वो क्या है, वो बेंट अप बार भी हो सकती है। यहाँ जो इस सेक्शन में हम प्रोवाइड करवाते हैं जो शियर क्रैक्स आते हैं, जो शियर की वजह से जो क्रैक्स जनरेट होती है जिनको हम बोलते हैं डायगोनल टेंशन क्रैक। यहाँ पे जो भी क्रैक्स आती है वो इस तरीके से आएगी, सेंटर पे इस तरीके से होगी जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे जो भी हम बार प्रोवाइड करवाएंगे उसको हम बोलते हैं वर्टिकल बार्स, और जिनका वर्क होता है टू प्रिवेंट फ्लेक्सुरल क्रैक्स। यहाँ जो बार प्रोवाइड करवाते हैं जिनका इंक्लाइनेशन एंगल है वो 45 डिग्री होता है, इसको हम बोलते हैं बेंट अप बार। और ये क्या है, जो यहाँ पे शियर क्रैक्स आती है यानी जो डायगोनल टेंशन क्रैक्स भी बोलते हैं इनको, तो इनको प्रिवेंट करने के लिए बेंट अप बार को यूज़ करते हैं। और जो इंक्लाइंडेड बार है वो सपोर्ट के अलावा बीच में अगर हमें प्रोवाइड करवाना हो तो उस केस में हम इंक्लाइंडेड बार प्रोवाइड करवाते हैं। और इनका जो एंगल होता है इंक्लाइनेशन का थीटा वो क्या होता है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45 डिग्री, 45 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए एंड इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अगर 45 के इक्वल है यानी बेंट अप बार है तो 45 से कम रखेंगे बट 45 डिग्री नहीं रखेंगे। तो यानी जो शियर के रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं वो एज बेंट अप बार भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, एज इंक्लाइंड बार भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, एज वर्टिकल बार्स भी हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, एनी वन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायगोनल टेंशन इन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम। ए है इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, बी है डिक्रीज बिलो न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीजेज अबव न्यूट्रल एक्सिस, सी है इंक्रीजेज बिलो न्यूट्रल एक्सिस एंड डिक्रीजेज अबव न्यूट्रल एक्सिस, डी है रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द डेप्थ। डायगोनल टेंशन की बात कर रहा है यानी शियर के लिए पूछा गया है कि कोई भी आरसी बीम है तो उसमें जो शियर जनरेट होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है। तो इसके लिए देखिए एक बीम क्रॉस सेक्शन हम एज्यूम करेंगे जिसकी विड्थ बी है
एंड जिसकी डेप्थ डी है, विड्थ बी है और इसकी जो ओवरऑल डेप्थ आ रही है वो डी है। यहाँ कहीं इसकी न्यूट्रल एक्सिस है। तो इस केस में अगर ये जनरली पीसीसी बीम है, मतलब पीसीसी सेक्शन है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट सेक्शन है, तो उस केस में जो शियर के लिए जो डायग्राम आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। बट जो भी हम आरसीसी बीम की बात करें तो उसमें ये जो डायग्राम आता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से अबव तो क्या होता है, पैराबोलिक होता है, और उसके बाद ये कांस्टेंट होता है यानी रेक्टेंगुलर होगा। और अगर पीसीसी बीम सेक्शन की बात की जाए तो इसमें क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से अबव क्या है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है और उससे बिलो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये आप देख सकते हो डायग्राम से। ये है आरसीसी बीम सेक्शन के लिए, आरसीसी सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो डायगोनल टेंशन है उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब वैल्यू कहाँ इंक्रीज हो रही है, कहाँ डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ देखिए डायग्राम से क्लियर हो रहा है। अगर ओनली बीम दिया होता, डिफाइन नहीं किया होता कि आरसीसी सेक्शन है या पीसीसी सेक्शन है, तो हम बोल देते कि न्यूट्रल एक्सिस के अबव एंड बिलो क्या है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बट अगर आरसीसी सेक्शन की बात करें तो इसमें क्या है कि न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होती है और उसके बाद थ्रू आउट द डेप्थ क्या है, मैक्सिमम वैल्यू रहती है। तो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें ऐसा गिवन हो कि न्यूट्रल एक्सिस के अबव डिक्रीज होती है और न्यूट्रल एक्सिस के बिलो कांस्टेंट होती है। अगर इस तरीके का कोई ऑप्शन होगा तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा। बट यहाँ पे एक ऑप्शन मैच कर रहा है, वो है ए, और ए में क्या दिया है, इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस, यानी न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम है और ये थ्रू आउट द डेप्थ बिलो न्यूट्रल एक्सिस ये क्या रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए आरसीसी सेक्शन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी इफ वर्टिकल स्टीरअप्स आर provided to resist shear, then maximum spacing measured along the axis of the member should not be exceed, A है 0.25 D, B है 0.50 D, C है 0.75 D और D है 1 D। तो जो वर्टिकल स्टीरअप्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, जैसा कि हमने देखा कि जो शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है किसी भी सेक्शन में, वो 3 टाइप की होती है। इंक्लाइंड हो सकती है, बेंट अप हो सकती है या फिर वर्टिकल हो सकती है। तो जब हम वर्टिकल स्टीरअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, वर्टिकल स्टीरअप्स, तो इसके लिए जो स्पेसिंग आती है, मैक्सिमम स्पेसिंग, इसकी वैल्यू होती है मिनिमम ऑफ 300 mm एंड 0.75 D, जहाँ पे ये D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। अगर इंक्लाइंड स्ट्रिप्स की बात की जाए तो इंक्लाइंड स्ट्रिप्स के लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग आती है उसकी वैल्यू होती है मिनिमम ऑफ 300 mm एंड डी। ठीक है, तो ये दोनों ही क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। अगर वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए पूछा जाता है तो 300 mm एंड 0.75 D विच एवर इज लेस, एंड इंक्लाइंड स्टीरअप्स के लिए पूछा जाता है तो जो स्पेसिंग की वैल्यू आती है वो होती है 300 mm एंड D विच एवर इज लेस। यहाँ पे वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए पूछा गया है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.75 D, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। Next question is in RC beam the shear stress distribution above the neutral axis follows a straight line, B है circular curve, C है parabolic curve, D है all of this। तो जस्ट अभी हमने देखा था कि जो shear stress distribution आता है RCC बीम में वो किस टाइप का होता है, न्यूट्रल एक्सिस से अबव तो क्या होगा, पैराबोलिक होता है,
एंड बिलो क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओनली दिया जाए कि कोई प्लेन बीम सेक्शन है तो उसमें क्या होगा, तो उसमें थ्रू आउट डेप्थ क्या होगा, पैराबोलिक होगा और न्यूट्रल एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, पैराबोलिक कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजाइन शियर स्ट्रेस इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम डिपेंड्स ऑन, ए है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, बी है परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल रेनफोर्समेंट, सी है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, डी है बोथ ए एंड बी। देखिए, जब हम किसी भी बीम से सेक्शन को शियर में डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आती है। एक होता है नॉमिनल शियर स्ट्रेस, फर्स्ट इसमें आता है नॉमिनल शियर स्ट्रेस, जिसको टाउ वी से डिनोट करते हैं, वैल्यू होती है वी यू अपॉन बी डी। सेकेंड इसमें आता है डिजाइन शियर स्ट्रेस। अगर एलएसएम की बात करेंगे तो डिजाइन शियर स्ट्रेस होगा, और अगर डब्ल्यूएसएम की बात करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड की तो ये होगा परमिसिबल शियर स्ट्रेस, जिसको हम डिनोट करते हैं टाउ सी से। और इसके लिए देखिए जो IS 456/2000 है उसमें टेबल नंबर 19 हमें गिवन है इस वैल्यू के लिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो टाउ सी की वैल्यू है वो परसेंटेज ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इन दोनों पे डिपेंड कर रही है। थर्ड इसमें एक आता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जिसको टाउ सी मैक्स से हम डिनोट करते हैं। और इसके लिए IS 456/2000 में टेबल नंबर 20 गिवन है, और जिसे हम देख सकते हैं कि जो टाउ से मैक्स की वैल्यू है वो ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड कर रही है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। एक चीज़ आप यहाँ ये भी ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम इंक्रीज करते हैं टाउ से मैक्स की वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो ये सारे डेटा आपको ध्यान रखने हैं कि जब भी हम किसी भी सेक्शन को शियर में डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ 3 टाइप के स्ट्रेस आते हैं। फर्स्ट आता है नॉमिनल शियर स्ट्रेस, इसको हम एवरेज शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एवरेज शियर स्ट्रेस जिसको टाउ वी से डिनोट किया जाता है, इसके लिए जो वैल्यू होती है वो होती है वी यू अपॉन बी डी। यहाँ वी यू क्या है, शियर फोर्स, शियर फोर्स। अगर हम एलएसएम में डिज़ाइन कर रहे हैं तो डिज़ाइन शियर फोर्स आ जाएगा, और डब्ल्यूएसएम में कर रहे हैं तो जो वर्किंग शियर फोर्स आएगा वो आ जाएगा। बी क्या है यहाँ पे, विड्थ ऑफ बीम सेक्शन, डी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन। इसके बाद में सेकंड आता है डिज़ाइन शियर स्ट्रेस, एलएसएम के लिए, डब्ल्यूएसएम के लिए आता है परमिसिबल शियर स्ट्रेस। जो डिज़ाइन शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो IS 456 में टेबल नंबर 19 में गिवन है, जहाँ से हम देख सकते हैं कि जो टाउ सी की वैल्यू है वो परसेंटेज ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड कर रही है। थर्ड इसमें आता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जिसको टाउ से मैक्स से डिनोट करते हैं। ये जो कोड है उसमें टेबल नंबर 20 में गिवन है, और वहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। सॉरी, तो अभी क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया है वो डिज़ाइन शियर स्ट्रेस टाउ सी के लिए पूछा गया है कि इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। तो इसकी वैल्यू ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे भी डिपेंड करती है एंड परसेंटेज ऑफ स्टील, यानी दोनों पे डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए है द बेंट अप बार एट ए सपोर्ट रजिस्ट द नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। बी है द बेंट अप बार एट सपोर्ट रजिस्ट द शियरिंग फोर्स। सी है द बेंडिंग ऑफ बार्स नियर द सपोर्ट
इज जनरली 45 डिग्री, डी है ऑल ऑफ दीज। तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की जब भी बात की जाती है तो अपन एज्यूम करेंगे कि वहाँ क्या है, कंटिन्यूअस बीम है, क्योंकि ओनली कंटिन्यूअस बीम में ही क्या आता है, नेगेटिव और पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आता है। अदरवाइज अगर सिंपली सपोर्टेड सेक्शन की बात करें हम तो उसमें क्या आता है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। तो देखिए इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर जो स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो जैसा कि हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे हम ज़्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं, और जहाँ पे कम होता है तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जो रेनफोर्समेंट है उनको कर्टेल कर देते हैं। तो इसका जब हम कर्टेल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ भी इस तरीके से, ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए इस तरीके से होगा, ठीक है। ये इसी तरीके से चलता जाएगा अगर कंटिन्यूअस सेक्शन है तो यहाँ पे देखिए ये जो रेनफोर्समेंट आ रहा है इसका काम होता है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करना। ये जो आपको इंक्लाइंड जो बार दिख रही है ये क्या है, एक बेंट अप बार है, बेंट अप बार, और ये क्या है, सपोर्ट पे प्रोवाइड करवाई जाती है, और इसका जो इंक्लाइनेशन एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री। इसके बाद में ये जो यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट आ रहा है इसका वर्क होता है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करना, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है कि जो बेंट अप बार है सपोर्ट पे वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करेगी। तो हाँ ये करेक्ट है कि जो भी बार है, सपोज दैट ये एक बार थी जिसको हमने इस तरीके से बेंड किया है, तो देखिए यहाँ जो बेंट अप बार है वो तो क्या है, शियर को रजिस्ट करेगा। जो डायगोनल टेंशन करेक्ट्स आती है, डायगोनल टेंशन करेक्ट्स, इनको प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं हम बेंट अप बार, और इसी को आगे बेंड करेंगे तो ये क्या है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करेगा। सेकंड में दिया है कि जो बेंट अप बार है सपोर्ट पे वो शियरिंग फोर्स को रजिस्ट करेगा। तो हाँ ये जो सपोर्ट पे है वो शियरिंग को करता है। और अगर हम जो क्वेश्चन में गिवन हो कि अगर वर्टिकल बार हम यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या है, हम सेंटर पर यूज़ करेंगे, और वो क्या करता है, फ्लेक्सुरल क्रैक को प्रिवेंट करता है। सी ऑप्शन गिवन है कि जो सपोर्ट पे हम जो बार यूज़ करते हैं उनका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो जनरली 45 डिग्री होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन रेक्टेंगुलर बीम इज ए है केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, बी है डिक्रीज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ बीम, सी है इंक्रीज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ बीम, डी है एनी ऑफ द अबव। देखिए स्टीरअप्स का वर्क क्या होता है, शियर फोर्स को रजिस्ट करना। व्हाट इज द वर्क ऑफ शियर स्टीरअप्स? तो ये जो शियर स्टीरअप्स हम सपोर्ट पे प्रोवाइड करवाते हैं इनका वर्क क्या होता है, शियर फोर्स को रजिस्ट करना, टू रजिस्ट शियर फोर्स। और शियर है, जो शियर फोर्स की जो वैल्यू आती है वो क्या है, सपोर्ट पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, एट सपोर्ट मैक्सिमम। एंड अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या है, मिनिमम होगी।
यही होता है जब हम 100 में पढ़ेंगे, तब हम जो SFD एंड BMD जो डायग्राम हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या आता है कि सपोर्ट पे तो शियर फोर्स मैक्सिमम होता है एंड जो सेंटर है उस पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं स्टरप्स, उनका मेन मोटिव क्या है, क्यों प्रोवाइड करवा रहे हैं? शियर फोर्स रजिस्ट करने के लिए, यानी जहाँ शियर फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ पर हम स्पेसिंग कम रखेंगे, यानी नंबर ऑफ बार्स ज़्यादा प्रोवाइड करवाएंगे, और जहाँ पे शियर फोर्स मिनिमम है वहाँ हम स्पेसिंग ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि सपोर्ट पर तो क्या होगी, स्पेसिंग कम होगी। एट सपोर्ट स्पेसिंग इज लेस and at center spacing is more। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें, सी ऑप्शन है, इंक्रीज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ बीम, कि जैसे जैसे हम सेंटर की साइड जाएंगे यानी यहाँ तक आएंगे तो इन स्टिरप्स की जैसे पहले इस तरीके से थी स्पेसिंग, इस तरीके से, फिर धीरे धीरे ये स्पेसिंग बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये होता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशन ऑफ ए बीम नीड टू बी चेंज इफ शियर स्ट्रेस इज मोर देन, ए है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बी है 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सी है 15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डी है 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई भी बीम सेक्शन है उसमें अगर टाउ वी की वैल्यू टाउ से मैक्स से एक्सीड कर जाती है, अभी हमने 3 चीज़ें देखी थी, नॉमिनल शियर स्ट्रेस जिसको टाउ वी से डिनोट करते हैं, डिजाइन शियर स्ट्रेस जिसको टाउ सी से डिनोट करते हैं, एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जिसको टाउ से मैक्स से डिनोट करते हैं। तो जो टाउ वी की वैल्यू है वो ऑलवेज टाउ से मैक्स से कम होनी चाहिए। अगर किसी केस में टाउ वी एक्सीड कर रहा है टाउ से मैक्स में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। और इसकी वैल्यू कैसे रिड्यूस होगी, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे अगर ये वाली वैल्यू हम इंक्रीज़ करेंगे तो टाउ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। यानी अगर हम डायमेंशन को चेंज कर देते हैं, यहाँ बी और डी क्या है, कोई भी बीम सेक्शन है उसके विड्थ और इफेक्टिव डेप्थ है यानी उसकी डायमेंशन है, तो अगर डायमेंशन को हम इंक्रीज कर देंगे तो टाउ वी डिक्रीज हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या है कि यानी जब टाउ वी एक्सीड कर रहा है टाउ से मैक्स से, तो हम उस सेक्शन को रीडिज़ाइन करते हैं, सेक्शन इज रीडिज़ाइंड। और जब रीडिज़ाइन करते हैं तब क्या करेंगे कि जो इसके डायमेंशन है उनको हम इंक्रीज करके और फिर डिज़ाइन करेंगे। तो पूछा गया है कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू किस वैल्यू से एक्सीड होगी तब हम जो सेक्शन है उसको रीडिज़ाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई भी कंक्रीट ग्रेड हमें गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम करते हैं कि जो कंक्रीट ग्रेड है, मिनिमम कंक्रीट ग्रेड हम कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ करते हैं वो है M15। तो इसके लिए टाउ सी मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.4 सिग्मा CBC। WSM में बात करें तो सिग्मा CBC क्या होता है WSM में, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग। बेंडिंग में कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या आ रहा है, तो इसकी वैल्यू आती है FCK डिवाइडेड बाई 3। यानी अगर बेंडिंग कंप्रेशन आता है तो सिग्मा CBC की वैल्यू FCK बाई 3 होता है। अगर डायरेक्ट कंप्रेशन की बात की जाती है तब ये वैल्यू आती है FCK डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अभी बेंडिंग कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो वैल्यू आ जाएगी FCK डिवाइडेड बाई 3। 15 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5। तो देखिए यहाँ से टाउ सी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, टाउ सी मैक्स इज इक्वल टू 0.4 इंटू 5 यानी 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
अगर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कोई भी बीम सेक्शन है उसकी वैल्यू अगर M15 से डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो एज M15 कंक्रीट ग्रेड हम डिज़ाइन करेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में गिवन होगा तो 0.4 सिग्मा CBC से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है 20 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, 20 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पूछे कि किस केस में ये सेफ़ होगा, मतलब शियर रेनफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो वो केस कौन सा होता है 0.1। अगर शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0.1 सिग्मा CBC हो तो वहाँ पे हमें शियर रेनफोर्समेंट की डिज़ाइन नहीं करनी होती। यानी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1 इंटू 5.5 MPa। अगर केजी पर सेंटीमीटर की बात करें तो यह आ जाएगा 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी अगर शियर स्ट्रेस की वैल्यू 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो वो सेक्शन क्या है, शियर में सेफ होगा, सेफ इन शियर। Next question is intensity of shear stress of a beam is not directly proportional to A है shear force, B है area of section, C है distance of CG, D है moment of inertia of beam section। इंटेंसिटी ऑफ shear stress के लिए जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए टाउ इज इक्वल टू VA Y बार IB। तो देखिए इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं टाउ क्या है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, V क्या है यहाँ पे शियर फोर्स है, A है, A क्या है यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, Y बार CG डिस्टेंस ऑफ CG है, I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, B क्या है विड्थ ऑफ बीम सेक्शन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बाकी VA और Y बार ये क्या है शियर स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट ऑफ ए RCC बीम इज ए है शियर फोर्स अपॉन लीवर आर्म इनटू विड्थ, B है लीवर आर्म अपॉन शियर फोर्स इनटू विड्थ, C है शियर फोर्स इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, D है नन ऑफ दीज। तो जो मैक्सिमम शियर फोर्स आता है, शियर स्ट्रेस आता है सॉरी, तो इसकी वैल्यू आती है शियर फोर्स डिवाइडेड बाय लीवर आर्म इनटू विड्थ। ये टाउ सी मैक्स के लिए फॉर्मूला होता है शियर फोर्स अपॉन लीवर आर्म इनटू विड्थ, यानी V इंटू बी इंटू, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज shear reinforcement is provided in a beam when allowable shear stress exceeds the permissible shear stress, then reinforcement is provided for A है the entire amount of shear force, B है half the entire shear force, C है the difference between shear stress and the stress resisted by the concrete, D है none of these। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे हमने 3 टर्म पढ़ी, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, डिज़ाइन शियर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। हम कौन से सेक्शन में शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाएंगे और कौन से में प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए अगर टाउ V की वैल्यू टाउ C से कम है तो इस केस में हम ओनली मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाएंगे।
यानी हम शियर एनफोर्समेंट के लिए कोई डिज़ाइन नहीं करेंगे, बट जो मिनिमम शियर एनफोर्समेंट है उसको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर टाउ वी है वो टाउ सी से एक्सीड कर रहा हो तो इस केस में हम टाउ वी अगर टाउ सी से एक्सीड कर रहा है बट लेस देन है टाउ सी मैक्स से, तो इस केस में हम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाएंगे। डिज़ाइन फॉर शियर एनफोर्समेंट, अगर टाउ वी है वो टाउ सी मैक्स से एक्सीड कर रहा हो तो इस केस में हम क्या है, सेक्शन को रीडिज़ाइन करते हैं। रीडिज़ाइन कैसे करेंगे, जो भी बीम सेक्शन है उसकी डायमेंशन को इंक्रीज़ करके और फिर हम उस सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। तो ये इसका क्राइटेरिया होता है कि अगर नॉमिनल शियर स्ट्रेस है वो परमिसिबल शियर स्ट्रेस या डिज़ाइन शियर स्ट्रेस से कम है तो उस केस में ओनली मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाएंगे। अगर टाउ वी है यानी जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है वो टाउ सी मैक्स से लेस देन है बट टाउ सी डिज़ाइन शियर स्ट्रेस या परमिसिबल शियर स्ट्रेस है उससे एक्सीड कर रहा है तो इस केस में हम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर नॉमिनल शियर स्ट्रेस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस से एक्सीड कर रहा है तो उस केस में हम सेक्शन को रीडिज़ाइन करेंगे। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन है कि इस केस में अगर टाउ वी एक्सीड कर रहा है टाउ सी से तो जो हम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं तो वो हम कितने स्ट्रेस के लिए हम डिज़ाइन करते हैं। तो इसके लिए देखिए जो वी यू एस आता है वो होता है वी यू माइनस टाउ सी बी डी, ठीक है, यानी ये दोनों का डिफरेंस होता है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है सी। द डिफरेंस बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड द स्ट्रेस रजिस्टर्ड बाय कंक्रीट, यहाँ जो टाउ सी बी डी है ये कौन सा स्ट्रेस आ रहा है, कंक्रीट से कौन सा कितना स्ट्रेस हम रजिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस इज ए है 1.1, बी है 1.25, सी है 1.5, डी है 2। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो टाउ सी मैक्स एंड टाउ की जो वैल्यू आती है इनका जो रेशियो आता है वो होता है 2। तो इसके 1.5, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सिमेट्रिकली रेनफोर्स्ड सेक्शन श्रिंकेज स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील आर रेस्पेक्टिवली ए है कंप्रेसिव एंड टेंसाइल, बी है टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, सी है बोथ कंप्रेसिव, डी है बोथ टेंसाइल। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी श्रिंकेज स्ट्रेस आते हैं किसी भी सेक्शन में तो वो जैसे कंक्रीट क्या है कंप्रेशन में होती है, किसी भी बीम सेक्शन की अगर हम बात करें अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है तो इसमें हम मानते हैं कि जो कंक्रीट है वो न्यूट्रल एक्सिस से अबव होती है। तो यहाँ पे क्या है ये कौन सा जोन है, कंप्रेशन जोन है। और टेंसाइल स्ट्रेस को हम जो टेंशन रेनफोर्समेंट है उसको न्यूट्रल एक्सिस के बिलो प्रोवाइड करवाते हैं और इसमें जो स्ट्रेस आता है वो होता है टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल स्ट्रेस। तो जब श्रिंकेज जनरेट होते हैं वो इसके अपोजिट होते हैं, यानी कंक्रीट में तो क्या होता है टेंसाइल इफेक्ट डालेगा एंड जो रेनफोर्समेंट है स्टील रेनफोर्समेंट है इसमें क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा कंक्रीट एंड स्टील के लिए पूछा गया तो टेंसाइल एंड कंप्रेशन। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रेनफोर्स्ड सेक्शन द शेप ऑफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस डायग्राम इज ए है पैराबोलिक ओवर द फुल डेप्थ, बी है पैराबोलिक अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, सी है रेक्टेंगुलर ओवर द फुल डेप्थ, डी है रेक्टेंगुलर अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड पैराबोलिक बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। अगर ओनली शियर स्ट्रेस डायग्राम की बात की जाती तो वो क्या होता है
अगर बात की जाती ओनली आरसीसी सेक्शन में शियर स्ट्रेस डायग्राम कैसा होता है, तो वो कैसा होता है, पैराबोलिक अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पर बात की जा रही है नॉमिनल शियर स्ट्रेस की। नॉमिनल शियर स्ट्रेस, तो ये क्या होता है, थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ सेक्शन रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है सी, रेक्टेंगुलर ओवर द फुल डेप्थ। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आरसीसी के लिए शियर स्ट्रेस डायग्राम, ओनली शियर स्ट्रेस डायग्राम पूछा जाता है तो वो होता है न्यूट्रल एक्सिस से अबव तो पैराबोलिक होगा एंड बिलो रेक्टेंगुलर होगा। अगर नॉमिनल शियर स्ट्रेस डायग्राम की बात की जाए तो ये रेक्टेंगुलर होता है ओवर द डेप्थ। अगर पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट के केस में पूछा जाए कि जो शियर स्ट्रेस डायग्राम होता है उसकी शेप क्या होती है, तो वो क्या होती है, थ्रू आउट द डेप्थ क्या होता है, पैराबोलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायगोनल टेंशन इन आरसी बीम ड्यू टू, ए है वर्टिकल शियर स्ट्रेस, बी है हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस, सी है शियर स्ट्रेस एंड टेंसाइल फोर्स, डी है शियर स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव फोर्स। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो डायगोनल टेंशन स्ट्रेस आता है, डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस, एक चीज़ हमें पता है कि ये किसकी वजह से आएगा, शियर पक्का होता है इसमें, बट अगर टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा तो ये ध्यान रखना इसमें जो फोर्स आता है वो आता है टेंसाइल। अगर शियर एंड टेंसाइल एक साथ एक हो रहे हो तो उस केस में क्या है, डायगोनल टेंशन स्ट्रेस जनरेट होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ नॉमिनल शियर स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड परमिसिबल शियर स्ट्रेस, ए ऑप्शन है मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, बी है शियर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट नॉमिनल शियर स्ट्रेस, सी है नो शियर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पूछा गया है कि अगर नॉमिनल शियर स्ट्रेस है यानी टाउ वी है, टाउ वी है वो टाउ सी से लेस देन है, तो इस केस में जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है वो परमिसिबल स्ट्रेस से लेस देन है। तो इस केस में हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, तो अगर ये केस सेटिस्फाई हो रहा है तो इसमें हम ओनली मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। अगर टाउ सी से एक्सीड कर रहा है बट टाउ सी मैक्स से लेस देन हो तो उस केस में हम शियर एनफोर्समेंट डिज़ाइन करेंगे, और अगर टाउ वी एक्सीड कर रहा हो टाउ से मैक्स से तो इस केस में हम रीडिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि अगर टाउ वी है वो हाफ ऑफ टाउ सी से लेस देन है, यानी जो टाउ सी है उसके हाफ वैल्यू से लेस देन है, तो उस केस में हम किसी भी टाइप का रेनफोर्समेंट शियर रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करवाए, यानी नो नीड ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। कि अगर टाउ वी है वो हाफ टाउ सी से लेस देन है तो उस केस में इवन हमें मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड नहीं करवाना है। तो ये क्राइटेरिया भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ए, मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट इज, ए है 2.5 MPa, बी है 2.8 MPa, सी है 3.1 MPa, डी है 3.5 MPa। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए पूछा गया है M20 कंक्रीट ग्रेड के लिए। तो इसके लिए जो कोड है उसमें वैल्यूज़ गिवन है। हमें पता है कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है ये ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है।
यानी एफ सी के पे डिपेंड करता है। और इसकी जो वैल्यूज़ होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। M25, M30, M35, M40। इसके लिए जो फॉर्मूला आता है टाउ सी मैक्स के लिए, ये होता है 0.63 अंडर रूट एफ सी के। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। टाउ सी मैक्स के लिए जो वैल्यू होती है 0.63 अंडर रूट एफ सी के। इससे पहले हमने बॉन्ड के लिए पढ़ा था, बॉन्ड स्ट्रेस के लिए, और फॉर्मूला था 0.28 अंडर रूट एफ सी के। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस के लिए वैल्यू आ रही थी, जो फॉर्मूला आ रहा था 0.28 अंडर रूट एफ सी के था। और अगर बात करें हम टाउ सी मैक्स की, यानी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करें, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 0.63 अंडर रूट एफ सी के। और इसकी जो वैल्यू होती है M20 के लिए, इसकी वैल्यू आती है 2.8, 3.1, 3.5। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू होती है जो कोड में गिवन है। तो M20 के लिए जो वैल्यू आ जाएगी वो है 2.8 MPa। तो यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू। ए है resist shear force at support, resist shear on account of accidental torsion। C है arrest the longitudinal cracks on side face due to shrinkage and temperature variation। D है all of these। तो जो मिनिमम shear reinforcement प्रोवाइड करवाई जाती है वो जो टेम्परेचर एंड श्रिंकेज वेरिएशन की वजह से जो लॉन्गिट्यूडनल करेक्स आती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। इसके अलावा हम सेक्शन की डक्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए भी मिनिमम शियर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बीम इज डिजाइन फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड causing compression in the supporting column, where is the critical section for shear? A है a distance LD/3 from the face of support, B है a distance D from the face of support, C है at the center of support, D है at the mid span of the beam। कोई भी बीम सेक्शन है और उस पर अगर कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है तो उस केस में शेयर के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो होगा एट डी डिस्टेंस। डी क्या है यहाँ? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम सेक्शन फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट। इसके लिए थोड़ा देख लेते हैं। ये सपोर्ट है तो इस फेस से डी डिस्टेंस पे, यानी यहाँ पर क्या होगा? क्रिटिकल सेक्शन होगी किसके लिए? शियर के लिए। अगर कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, अगर टेंसाइल फोर्स आ रहा है, तो उस केस में जो क्रिटिकल सेक्शन आता है वो आता है एट फेस ऑफ सपोर्ट, यानी यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन रहेगा जब टेंसाइल फोर्स आ रहा है। और अगर कंप्रेसिव आ रहा है तो डी डिस्टेंस पे होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज शियर स्ट्रेस इज गिवन बाई। ए है V अपॉन B कैपिटल D, B है V अपॉन BD, C है V इंटू BD, D है VB अपॉन D। तो जो एवरेज शियर स्ट्रेस है इसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल शियर स्ट्रेस। और नॉमिनल शियर स्ट्रेस को हम टाउ V से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका VU अपॉन BD। डी कौन से आती है यहाँ पे? इफेक्टिव डेप्थ। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रेक्टेंगुलर बीम इज ऑफ साइज 230 इंटू 350 mm। द इफेक्टेड स्ट्रेस फोर्स एक्टिंग एट ए डिस्टेंस इज 80 kN। इफ परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इज 0.25 MPa, देन डिजाइन शियर फोर्स इज। ए है 100 kN, बी है 80 kN, सी है 60 kN, डी है 20 kN। देखिए क्वेश्चन में हमें जो गिवन है
बीम सेक्शन गिवन है, बी है 230 mm एंड डी है 350 mm। इसके अलावा परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट यानी टाउ सी की वैल्यू हमें है 0.25 MPa, ये भी गिवन है। नेक्स्ट जो इसमें गिवन है वो है फैक्टर्ड शियर फोर्स यानी डिजाइन शियर फोर्स VU, और इसकी वैल्यू गिवन है 80 किलोन्यूटन। डिजाइन शियर फोर्स की वैल्यू बतानी है, तो देखिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम टाउ V कैलकुलेट करेंगे, VU/BD। VU की वैल्यू है यहाँ पे 80 इंटू 10⁻³ B है 230, D है 350, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास वैल्यू आएगी 0.9937 MPa। यहाँ से देखिए हम देख सकते हैं कि जो टाउ V की वैल्यू है वो टाउ C से एक्सीड कर रही है, यानी यहाँ पर शियर रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करना होगा। और डिज़ाइन करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, VUS कैलकुलेट करते हैं। तो डिज़ाइन शियर फोर्स आएगा, उसको VUS से डिनोट करते हैं, और वैल्यू आती है VU - VC। दोनों का डिफरेंस आएगा। VU की वैल्यू है, यहाँ से देख सकते हैं टाउ VBD यानी 0.9937 माइनस टाउ C की वैल्यू 0.25 इंटू B इंटू D यानी 230 इंटू 350। और जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 59.8375 MPa। देखिए यहाँ पे VUS कैलकुलेट कर रहे हैं यानी किलो न्यूटन में आ जाएगी वैल्यू। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा अप्रोक्सीमेटली ये क्या हो गया 60, तो यानी C ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चांस ऑफ डायगोनल टेंशन करेक्ट इन शियर मेंबर रिड्यूस व्हेन A है एक्सियल टेंशन एंड शियर फोर्स एक्ट, B है एक्सियल कंप्रेशन एंड शियर फोर्स एक्ट, C है ओनली शियर फोर्स एक्ट, D है फ्लेक्सुरल एंड शियर फोर्स एक्ट। यानी डायगोनल टेंशन क्रैक को हम कब कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डायगोनल टेंशन क्यों जनरेट होती है, इसका रीज़न क्या है। डायगोनल टेंशन क्रैक्स किसकी वजह से जनरेट होती है, अगर टेंशन फोर्स एंड शियर फोर्स किसी भी सेक्शन पे एक्ट करते हैं तो उस केस में डायगोनल टेंशन क्रैक जनरेट होती है। अगर इनको रिड्यूस करना है यानी टेंशन और शियर फोर्स एक साथ नहीं होने चाहिए, तो इसका अपोजिट क्या होगा कि अगर कंप्रेसिव फोर्स एंड शियर फोर्स एक्ट होगा तो उस केस में क्या है, जो डायगोनल टेंशन क्रैक है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मेशन आर इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ डीप बीम व्हेन कंपेयर टू फ्लेक्सुरल अलोन। ए है शियर, बी है टोर्सन, सी है एक्सियल, डी है बियरिंग। तो हमने देखा था कि जो डीप बीम है उसको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है तो फ्लेक्सुरल के लिए डिज़ाइन किया जाता है और चेक किया जाता है शियर के लिए। डीप बीम में फ्लेक्सुरल को साथ अगर कंपेयर किया जाता है कि कौन सा फोर्स इस पे और एक्ट करता है तो वो होता है शियर। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डीप बीम द फर्स्ट क्रैक्स फॉर्म इज ए है फ्लेक्सुरल क्रैक, बी है डायगोनल क्रैक ड्यू टू कंप्रेशन, सी है डायगोनल क्रैक ड्यू टू टेंशन, डी है शियर क्रैक। तो जो डीप बीम है उसमें जो क्रैक्स जनरेट होती है वो होती है डायगोनल टेंशन की वजह से।
डायगोनल करेक्ट ड्यू टू टेंशन, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए टू लेग्ड 8 mm diameter HYSD bar is used as shear reinforcement for a beam of width 230 mm and effective depth of 300 mm, what is the spacing of minimum shear reinforcement? A है 420 mm, B है 390 mm, C है 350 mm, D है 320 mm। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिनिमम shear reinforcement है उसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हमने बीम में देखा था, मिनिमम जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला आ रहा था वो था 85/Fy। इसी तरीके से स्लैब में, बीम में भी वैल्यू थी, उनकी डायरेक्ट वैल्यू थी 0.15% एंड 0.12%। कॉलम में बात करें तो जो वैल्यू थी वो थी 0.8%। मिनिमम क्राइटेरिया ये बीम के लिए, ये स्लैब के लिए था एंड ये कॉलम के लिए। इसी तरीके से जब shear reinforcement प्रोवाइड करवाते हैं तो उसमें भी मिनिमम क्राइटेरिया होता है और इसके लिए देखिए वैल्यू क्या आती है 0.87 Fy इंटू ASV इंटू D/SV इज इक्वल टू 0.4 BD। यह आपको ध्यान रखना है। D/SV है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ स्टिरप्स को, और यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेंसाइल स्ट्रेस को। तो यहाँ से देखिए अगर स्पेसिंग की बात करें, यानी यहाँ पे SV क्या है? स्पेसिंग है, तो स्पेसिंग क्या आ जाएगी 0.87 Fy ASV, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा 0.4 B। ये स्पेसिंग के लिए वैल्यू आ गई। अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, देखिए 0.87 Fy HYSD बार है यानी 415, ASV की वैल्यू 2 लेग्ड है यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। डायमीटर कितना दिया हुआ 8 mm, तो π/4 इंटू 8 का स्क्वायर 0.4। B की वैल्यू है यहाँ पे 230 mm, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी वो आएगी 390 mm। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए RC बीम ऑफ 10 meter effective span and 1 meter effective depth is supported on 500 mm by 500 mm column. If total UDL on the beam is 10 millinewton per meter, the design shear force for the beam is A है 50 millinewton, B है 47.5 millinewton, C है 37.5 millinewton, D है 43 millinewton। तो जो डिजाइन shear फोर्स की वैल्यू आती है, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लोड आ रहा हो, तो उस केस में shear फोर्स की जो वैल्यू आती है वो होती है WL/2। shear फोर्स WL/2 यूडीएल के केस में। यहाँ पे देखिए हम जब shear में हम बीम सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं तो एक क्रिटिकल सेक्शन भी आता है, और जो क्या है D डिस्टेंस पे होता है, तो उससे वैल्यू आ जाएगी W/D। तो यहाँ पे देखिए L की वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, इफेक्टिव स्पान वो है 10 मीटर। W की जो वैल्यू गिवन है वो है 10 मिलीन्यूटन पर मीटर, एंड जो इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू गिवन है वो है 1 मीटर। देखिए इस तरीके से कोई बीम सेक्शन है, तो जो क्रिटिकल सेक्शन आएगा वो यहाँ से D डिस्टेंस पे आएगा, बट हम क्या है यहाँ से एज्यूम करते हैं ये जो वैल्यू आती है, तो इसको मैं अक्स से डिनोट कर रही हूँ, अक्स। तो ये अक्स क्या हुआ है D प्लस जो भी सपोर्ट है उसका हाफ। तो यहाँ पे क्या है कॉलम है
और जो कॉलम की साइज़ गिवन है वो है 500 mm। तो इसके सेंटर की डिस्टेंस क्या आ जाएगी 250 mm, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 250 mm प्लस इसके जो डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है वो है 1 मीटर। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1250 mm। तो अगर मीटर में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.25 मीटर। तो ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। वैल्यू आ जाएगी W की वैल्यू है 10 मिली न्यूटन पर मीटर, L की वैल्यू है 10 मीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस W की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर फिर से 10 एंड जो अक्स की वैल्यू है वो है 1.25। तो यहाँ से जब हम क्या आ जाएगा 50 माइनस 12.5 और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 37.5 यूनिट क्या आएगी मिली न्यूटन। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन शियर स्ट्रेंथ बी इंश्योर्ड इन ए बीम। ए है बाय प्रोवाइडिंग राउंडेड एग्रीगेट्स, बी है बाय प्रोवाइडिंग स्टिरप्स, सी है बाय प्रोवाइडिंग HYST बार, डी है बाय प्रोवाइडिंग बाइंडिंग वायर ऑन मेन बार। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी बाय प्रोवाइडिंग स्टिरप्स। स्टिरप्स प्रोवाइड करवाकर हम किसी भी बीम की शियर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन द। ए है ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, बी है ग्रेड ऑफ स्टील, सी है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, डी है ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आता है वो ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, और अगर डिज़ाइन शियर स्ट्रेस के लिए पूछा जाए तो वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील दोनों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायगोनल टेंशन फेलियर इन कंक्रीट बीम अकर्स ड्यू टू। ए है लार्ज शियर फोर्स एंड लेस बेंडिंग मोमेंट, बी है लार्ज बेंडिंग मोमेंट एंड लेस शियर फोर्स, सी है इक्वल शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, डी है नन ऑफ दीज। तो जो भी डायगोनल टेंशन फेलियर आता है तो वो किसकी वजह से आता है। डायगोनल शियर टेंशन फेलियर है वो सपोर्ट पे अकर होता है। तो सपोर्ट पे क्या है शियर मैक्सिमम होता है एंड बेंडिंग मोमेंट है वो मिनिमम होता है। तो अगर मैक्सिमम शियर एंड मिनिमम बेंडिंग मोमेंट वाली कंडीशन होती है तो वहाँ पे क्या है डायगोनल टेंशन फेलियर अकर होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ शियर एनफोर्समेंट इन RCC बीम इज। ए है 0.85/Fy, बी है 0.4, सी है 4, डी है 40 SV/FYD। तो जो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट की वैल्यू आती है उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया था। टेंसाइल फोर्स यानी 0.87 FY/ASV इंटू नंबर ऑफ स्टिरप्स D/SV इज इक्वल टू 0.4 BD। यहाँ से हमें जो परसेंटेज चाहिए यानी ASV/BD प्लस 100, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाली वैल्यू यहाँ ले जाएंगे BD, तो ये वैल्यू आ जाएगी SV/0.87 FY/ASV/D। यहाँ पे 0.4 भी रहेगा, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये एस पे हट जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इसमें कंसिडर नहीं किया गया है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 40 SV/FYD। तो ये अपने पास क्या रहेगा मिनिमम शियर एनफोर्समेंट। तो आज हमने शियर से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फुटिंग एंड वॉल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे और उसी के साथ RCC को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।